हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और आपके MPCHO एग्ज़ाम को देखते हुए आज हमारा क्लास थर्ड वन क्लास रहने वाला है। और जो सीरीज़ हम अभी सब आप लोगों के लिए रनिंग कर रहे हैं, जो कि प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसको हम PYQ सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपसे इस सीरीज से एक कंडक्ट हो जाएगा और एक कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा कि लेवल ऑफ द MCQ और किस टाइप से MCQ पूछे जाते हैं और कैसे कैसे MCQ किस किस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। तो उसका कंप्लीट एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा और उस तरीके से फिर आप अपनी कंटिन्यू जर्नी आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। तो क्लास लेने से पहले यदि अभी तक आपने अपने फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं किया है तो बिल्कुल फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में अब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। यदि किसी को लगता है कि करेक्शन करना है तो अपने फॉर्म में वो करेक्शन कर सकता है। ठीक है, और ये करेक्शन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें और जो भी बातें हैं मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब हमारा क्लास हुआ था तो हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पे डील किए गए थे। ठीक है, आज हम 41 से लेके तो पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक मैं आपको डील करवा दूंगा। तो क्लास लंबा हो सकता है, तो बिल्कुल ये माइंडसेट के साथ ही क्लास लीजिएगा कि हमको आज को ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे 41 नंबर के क्वेश्चन पे। A 40-year-old man is suspected to have the COPD. Which of the following tests need to be done to confirm the diagnosis? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है एज अ CHO आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। यदि आपसे पूछा जाता है कि एक 40-year-old मेल है, सस्पेक्टेड है, किससे सस्पेक्टेड है, COPD, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द COPD। ठीक है, तो COPD होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ होता है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि आपका एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है और आपको फिर इसके रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम्स आपको पेशेंट को कंडीशन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, डिस्निया वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कंप्लीटली कहा जाए तो ब्लॉकेज हो जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी एयरवे फ्लो का ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 का हम बात करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो क्या कंप्लीट ब्लड काउंट आप COPD के टेस्ट को कन्फर्मेटरी टेस्ट कह सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग होने वाला है। स्पायरोमेट्री, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। HB लेवल, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल यदि आप चेक करोगे तो उससे आप कभी भी रेस्पिरेटरी या COPD पेशेंट को कभी भी आप नहीं जान सकते। ठीक है, CRP से भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, CRP का क्या फॉर्म होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। ठीक है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की कंडीशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि विच लेवल ऑफ द इन्फेक्शन इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन चारों टेस्टों में से आपके लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट रहने वाला है, जिसका हम यूज़ COPD में करते हैं, वो क्या रहने वाला है, COPD रहेगा, जिसको देखने को मिलेगा स्पायरोमेट्री। ठीक है, आपने कभी कभी हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा जो स्पायरोमेट्री होता है, जो कि हम ब्रीथिंग और लंग्स की एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ में लेके आते हैं। स्पायरोमेट्री टेस्ट आपने देखा होगा। कभी कभी इसका जो इमेज टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तो बी प्रिपेयर। ठीक है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन का बात करेंगे। A 50-year-old woman is brought to the emergency with the history of the sudden loss of the consciousness, ठीक है, and the fainting. The condition is known as, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन फिर से एक ओल्ड एज या एल्डरली के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। आपको क्या है, यदि आप CHO एज अ वर्किंग सब सेंटर पे काम करने वाले हो तो आपको ओल्ड एज के पेशेंट मिलेंगे और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको चिल्ड्रन से इन्फेंट एडोलेसेंट वाले वो पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिडिल एज के पेशेंट्स आपको बहुत ही कम, ना के बराबर देखने को मिलेंगे। इसीलिए CHO का जो पेपर है आपको यही इंडिकेट करता है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर का पूछा जाना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन पेपर क्या है, 55-year-old वुमेन इज़ ब्रॉट टू द एमरजेंसी विद द हिस्ट्री ऑफ द सडन लैप्स इन द कॉन्शियसनेस एंड द फेंटिंग, ठीक है। दिस कंडीशन इज नॉन एज, ठीक है, तो इसको सिनकोप बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिनकोप बोलेंगे। यदि कोई फीमेल है जो इमरजेंसी में सडनली क्या हो जाता है कि उनका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनकोप बोलते हैं। अटैक नहीं बोलते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। स्ट्रोक भी नहीं बोलते हैं, हेमरेजिक कंडीशन नहीं है, ठीक है। एग्जर्सेशन भी नहीं बोलते, ठीक है। ये तीनों कंडीशन इससे रिलेट नहीं करती है, इसलिए जो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली जाता है वो सिनकोप जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पेशेंट सडनली क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस को खो देता है और फेंटिंग हो जाता है, मतलब उसके सराउंडिंग और कॉन्शियसनेस को खो दे जाता है और सराउंडिंग एरिया के बारे में उसको जरा भी नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन पे पेपर की बात करते हैं कि क्या पूछा गया था आपसे MPCHO के प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर में। द रूल यूज टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया इज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया में हम जो रूल यूज़ करते हैं वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। कौन सा रहने वाला है, हाइपोग्लाइसीमिया में जो रूल हम करते हैं वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो रूल नंबर क्या लिखा है, अब वो रूल ऑफ द 5 वो /5 रहने वाला है क्या, ठीक है, ये रहता है क्या। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करो, रूल नंबर 9 या 9 रहता है क्या, ठीक है, ये ऑप्शन की बात करें। या फिर रूल नंबर 15/15 रहता है क्या, या रूल नंबर 10/10 रहता है क्या, ठीक है। तो बताइए इसमें से किस प्रकार का रूल आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। किसी कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया सभी को पता होता है कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आपका ब्लड शुगर लेवल आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। कितने से कम देखने को मिलेगा, अराउंड 60 बोल सकते हो आप, या 60 या 65, किसी बुक में अराउंड के हिसाब से दे के रखा है। तो mg/dl, ठीक है, mg/dl तक यदि कम है आपकी बॉडी में शुगर ग्लूकोज का लेवल यदि कम है तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हो, ठीक है। और यदि भाई बात करें, ये तो आपको यदि अडल्ट में आपको इसको देखना है तो आप किससे देखेंगे, ग्लूकोमीटर का यूज़ करेंगे, स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे। देन फिंगर टिप से हम एक ब्लड का वो स्ट्रिप्स पे करेंगे, देन आप इसका ब्लड शुगर को चेक कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हाइपोग्लाइसीमिया का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। वही बात करेंगे, यदि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया का, तो थोड़े एड ऑन करना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों के लिए। तो कभी कभी यहाँ पे बच्चों में पूछा जाता है कि बच्चों में हम शुगर और या RBS का पता कैसे लगाया जाता है, तो आपको हील का करना है, ठीक है। यदि कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है तो हील बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा है कि हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रूल 15/15 यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। रूल 15/15 लेके आते हैं। अब ये 15/15 क्या है स्टूडेंट्स, तो 15/15 ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि आप हर 15 मिनट से हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट जो हमको असाइन किया गया है वो पेशेंट का पर्टिकुलर का एज RBS कितना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको रूल 15 और 15 चेक करते हैं, ठीक है। 2-3 कंडीशन होती है जिसमें हम इसका चेक करते हैं। बस आपसे जो यदि आप किस में हो, यदि देखा जाए तो यदि आप CHO का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपसे नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाने वाली है जो कि इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। 15/15 इसलिए बोलते हैं हर 15 मिनट में चेक करते हैं। और यदि 15 मिनट में चेक करा है तो आपका जो HP है, RBS जिसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर, वो कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, 15 ग्राम तक आपका कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इस प्रकार से यदि आप चेक कर पाओगे तो आपको रूल 15 एंड 15 समझ में आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करें। हर्पिक जोस्टर इन्फेक्शन इंसिडेंस इज मेनली इंक्रीज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगेन आपसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और हर्पिक्स जोस्टर इन्फेक्शन है इंसिडेंस इज अ मेनली इंक्रीज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा। अदरवाइज आपके क्या रहेगी, रॉन्ग आंसर को पुट कर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देने वाला है 15 अबोव ईयर एज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाता है हमारा, अबोव 50 ईयर एज के लिए यहाँ पे इन्फेक्शन को क्या करता है, मेनली इन्फेक्ट करता है, ठीक है। चलिए
45 नंबर के क्वेश्चन का बात करेंगे। 30-year-old चाइल्ड विद द मीसल्स हैज़ द टेबल साल्ट क्रिस्टल लाइक क्रेसेस इन द बक्कल म्यूकोसा कॉल्ड एज। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाले CHO एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, आने वाले CHO के एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 ईयर का एक चाइल्ड है। ठीक है, कितना है स्टूडेंट्स, तो कितने ईयर का चाइल्ड है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 3-year-old चाइल्ड है। ठीक है, और उसको मीजल्स हो रहा है, डेट टेबल साल्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कन्फर्मेटरी सिम्टम्स से पूछ लिया है मीजल्स का, जो कि बक्कल म्यूकोसा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रेनुअल्स होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, हम इसको ग्रेनुअल्स बोल नहीं सकते हैं। कॉप्लिक स्पॉट, हाँ इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मेंगोलियम स्पॉट है जो कि एक बर्थमार्क साइन होता है, ये इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, ये आपके बटक्स पे देखने को मिलता है। पेस्ट्यूल्स होता है क्या, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब कॉप्लिक स्पॉट होता है स्टूडेंट्स, तो कॉप्लिक स्पॉट और मीजल्स के रिगार्डिंग में आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है आपको वाइटिस कलर सीन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा स्पॉट देखने को मिलता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि ये रेसिस मीजल्स का होता है और अपर बक्कल म्यूकोसा में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, वाइटिस रेड कलर भी कभी कभी इसका हो जाता है। ठीक है, और कब देखने को मिलता है, तो सबसे पहले बात करें हम मीजल्स का, तो मीजल्स में ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। व्हाट इज़ द मीजल्स, मीजल्स को हम 3C साइन भी बोलते हैं। ठीक है, मीजल्स को, ठीक है, मीजल्स के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको CHO के एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मीजल्स को और क्या क्या बोलते हैं, तो मीजल को हम रूबेला भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीजल्स को क्या अदर नेम की यदि बात करें तो मीजल्स को रूबेला बोलते हैं, और 3C साइन बोलते हैं क्योंकि इसमें कब कंजाइविटा और कब कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको 3C साइन बोलते हैं। ठीक है, मीजल्स को क्या बोलते हैं, 3C साइन बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, कब मिलेगा, ठीक है, कोराइजा मिलेगा और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, कब कोराइजा कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, इसीलिए इसको 3C साइन हम बोलते हैं। ठीक है, 3C साइन बोलते हैं, तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। और यदि कॉजेटिव एजेंट का बात करें हम मीजल्स का, ठीक है, तो सभी को पता है कि ये एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ द डिसीज़ ऑफ द मीजल्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीजल्स बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है या वायरल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मीजल्स एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, और पॉजिटिव एजेंट का पूछे तो ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस है जो कि एक RNA वायरस है। ठीक है, कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस है जो कि एक RNA वायरस है। ठीक है, इस डिसीज़ को हम 4D डिसीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, कि इस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, इस डिसीज़ को हम 4D डिसीज़ भी बोलते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, आपको सुनना है, मैं बोलूँगा आप सुन लीजिएगा। ठीक है, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट्स है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, ड्रॉपलेट है मतलब, और मोस्ट कॉमनली यदि पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मीजल्स का, तो मीजल्स टाइप ऑफ द मीजल्स है देखिए, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये मोड ऑफ द ट्रांसमिशन कभी पूछा जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बताना है। ठीक है, और ग्रेड कौन सा बताना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बताना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मीजल्स के रिगार्डिंग, तो मीजल्स के रिगार्डिंग जो इंक्यूबेशन पीरियड के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, क्या रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 10 से लेके तो 14 डेज आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कभी कभी किसी बुक में 7 टू 14 डेज भी लिखा है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बुक हमेशा ही आपको फ्लैक्चुएट जो क्वांटिटी में जो डाटा रहता है वो इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जो न्यूमेरिकल डाटा होगा वो इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, बस जो राइट आंसर मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। 10 to 14 डेज इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर का बात कर रहे हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया हमारा, ठीक है,
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मीज़ल्स में आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो आगे आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी मीज़ल्स के रिगार्डिंग नहीं बचेगा जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको कुछ भी रिग्रेट हो कि हमने मीज़ल्स के रिगार्डिंग चीज़ें ना पढ़ी हो, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मीज़ल्स होता है वो उसमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है, ठीक है। 3 स्टेजेस कौन सी होती है? प्री इरप्टिव स्टेज होती है स्टूडेंट्स, इरप्टिव स्टेज होती है, और कौन सा होता है? पोस्ट इरप्टिव स्टेज होती है, ठीक है। इरप्टिव स्टेज होती है कौन कौन सी? प्री इरप्टिव स्टेज होती है, इरप्टिव स्टेज होती है, और पोस्ट स्टेज होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि जो आपको देखने को मिलता है, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि 3C साइन किस में देखने को मिलता है, तो 3C साइन आपको देखने को मिलता है प्री इरप्टिव स्टेज में। कॉप्लिक स्पोर्ट किस में देखने को मिलता है? आपको प्री इरप्टिव स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और सोर थ्रोट किस में देखने को मिलता है? तो आपका ये प्री इरप्टिव स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम प्रोड्रोमल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। प्री इरप्टिव स्टेज है मतलब बिफोर द हैपनिंग, ठीक है। प्री इरप्टिव स्टेज है, प्रोड्रोमल स्टेज है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। प्री इरप्टिव स्टेज भी आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो सेम ही आंसर देना है, या प्रोड्रोमल स्टेज आए तो भी हमको क्या करना है? सेम आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। और जो मीजल्स का जो इनके क्या है कि देखने को मिलता है, ये कब कब हो जाता है? क्या बोलता है कि कम्युनिकेबिलिटी पीरियड इसका कब होता है? तो 3 to 4 डेज बिफोर होता है और 3 to 4 डेज आफ्टर होता है। मतलब यदि इंक्यूबेशन पीरियड का बात करूँ या इसको क्वारंटाइन करना है तो आपको पेशेंट को 3 to 4 डेज बिफोर करना पड़ेगा, और आफ्टर टू 3 to 4 डेज आफ्टर द साइलेंस सबसाइड होने के बाद तक इसको करना है। तो तब जाके आप क्या कर सकते हो? इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाली है? इरप्टिव स्टेज में क्या होना है कि इरप्टिव स्टेज में आपको रेड कलर के रेसेस आपको सीन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ देखने को मिलते हैं? रेड कलर के सीन रेसेस आपको देखने को मिलते हैं नेक वगैरह पे, ठीक है, नेक वगैरह पे देखने को मिलते हैं। और बात करें हम किसका? जो पोस्ट इरप्टिव स्टेज है जिसमें देखने को मिलता है आपको डायरिया वगैरह देखने को मिल सकता है, कभी कभी देखने को मिलता है। और कॉम्प्लिकेशन यदि मीजल्स का पूछे, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया होता है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया होता है, ये क्या करता है? आपकी टेम्पेरिक मेम्ब्रेन को क्या करता है? क्या करेगा? आपकी लॉस कर देगा, जिससे आपका क्या होता है कि हेयरिंग आपको इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो न्यूमोनिया करता है। और यदि मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है तो आपको बताना SSP होता है, ठीक है, सब एक्यूट सब स्क्लेरोपेन एन्सेफेलोपाइटिस होता है, ठीक है। SSE इसका वो देखने को मिलता है, सब क्या देखने को मिलता है? सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट फेटल पूछा जाता है, मोस्ट सीरियस पूछा जाता है, तो 3 टाइप के इसके कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको मीजल्स के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आप कभी भी मीजल्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको वेरी अच्छी तरीके से क्या करेंगे? हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो भी एक MCQ यहाँ पे पूछा गया है उस MCQ का आपको अच्छे से बताना है कि किस प्रकार का MCQ पूछा जाता है, ठीक है। क्लास लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने MCQ बता दी है और देने आपका काम खत्म हो गया। आपको ये भी देखना है कि जो अलग क्वेश्चन है, जो अलग आंसर है, उनका भी क्या जाता है, और जो आंसर पूछा गया है उसका पूरा कम्प्लीटली क्या रहने वाला है, ठीक है। तो क्लास में आपको साथ में एडिशनल पैरामीटर भी मिलेंगे, चाहे तो आप इसके अलग से नोट्स बना सकते हो जो कि डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द H1N1 एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सारे ही यहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट है H1N1 के किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो रियल टाइम CPR रहने वाला है क्या? वायरल कल्चर, वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ रहेगा क्या, या CRP रहेगा, ठीक है। तो तीनों ही क्या है यहाँ पे H1N1 के क्या है कि आप कन्फर्मेटरी टेस्ट बोल सकते हो, बट जो CRP होता है, CRP का मैंने आपको बताया था कि ये इन्फ्लामेशन या आपके इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। तो इसका रोल इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है।
रियल टाइम पीसीआर होता है, वायरल कल्चर होता है, वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, ये सारे ही टेस्ट हम किस में करते हैं, N1 और H1 और N1 में हम यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए 47 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 40 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज़ अ सीवियर इलनेस ड्यू टू H1N1 इन्फेक्शन, ठीक है। अगेन यहाँ पे एल्डरली पेशेंट का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा अपने माइंड में कि आने वाले में आपसे एल्डरली क्वेश्चन पेपर ही पूछा जाने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन हैज़ टू बी एडमिनिस्टर फॉर हिम, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि H1N1 के लिए हम कौन सा वैक्सीन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। ओसेल्टा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है, इसका पर्टिकुलर यदि मैं बोलूँ आपको तो इसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, H1 और N1 को, ठीक है। H1 और N1 को क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं, ठीक है। कि जो कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस से जिसका सब टाइप से यहाँ पे पूछा गया है, तो यदि इसका ड्रग ऑफ चॉइस यदि आपसे पूछा जाए तो क्या देना है, ओसेल्टामिविर देना है, ठीक है। क्या देना है, ओसेल्टामिविर, इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भले आपसे देखो कंडीशन पूछा गया है, कंडीशन क्या रखा है, एक 40 साल का पेशेंट है, ठीक है, उसको सीवियर इलनेस है, इन्फेक्शन किसका है, H1N1 का इन्फेक्शन है। देन व्हाट इज़ द योर एज अ CHO नर्सिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस पेशेंट को कौन सा ड्रग देगो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, एसाइक्लोविर है, तो एसाइक्लोविर हम नहीं देते, ठीक है। एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। एसाइक्लोविर क्या है, एसाइक्लोविर आपको पता ही होगा कि एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि हम सिर्फ मेनी काइंड से अलग अलग सिम्टम्स के यूज़ में देते हैं, ठीक है। किस में देते हैं हम, चिकन पॉक्स में दे सकते हैं, हार्प्लेक्स वायरस में दे सकते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन रिलेटेड डिसीज़ होती है हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। एसाइक्लोविर का ये ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ओसेल्टामिविर जो हमारी ड्रग्स है, ठीक है, ये हम किस में, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस में हम दे सकते हैं, ठीक है। किस में दे सकते हैं, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस में हम देते हैं, जिसका हम क्या देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि देखने को मिलती है क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। क्या है कि क्लोरमफेनिकोल ड्रग होती है, ये किसके लिए दी जाती है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और अलग अदर टाइप के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ये ड्रग का यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। किस में यूज़ में लेके आती है कि अदर टाइप के होता बैक्टीरिया वगैरह डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए लेके आते हैं। मोस्ट कॉमन यदि देखा जाता है कंजक्टिवाइटिस और समटाइम्स अदर इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ड्रग्स का नाम भी याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल CHO के लेवल का ही पढ़ के जाएं, आपको इसके लेवल को अप करके ही पढ़ के जाना है। आने वाले एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो देन आप फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। किस प्रकार से याद रखना है, तो आगे जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे आप इस प्रकार से याद रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन को हल करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और एडिशनल जो पैरामीटर्स आप सभी लोगों के साथ में बताए जा रहे हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखो CHO का जो लेवल है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ईजी देखने को मिलता है, ठीक है। ईजी देखने को मिलता है डेट मीन्स कि आपसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट हाँ इतना है कि डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन को बना के जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगेन पूछा गया है कि डिप्थीरिया किसकी वजह से कोज्ड होता है, ठीक है। तो वायरस, बैसिलाई, फंगल या लाइपोसोम की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिप्थीरिया किसकी वजह से कोज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस की वजह से होता है क्या, बैसिलाई की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है या लाइपोसोम की वजह से होता है, ठीक है। तो हम बात करें हम आपका जो डिप्थीरिया होता है वो वायरस की वजह से तो नहीं होता है, बैसिलाई की वजह से होता है कि जो एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, रोड से बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जो हमारा डिप्थीरिया होता है वो पर्टिकुलर
किससे होता है, आपका डिप्थीरिया जो होता है बेसिलाई की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, बेसिलाई की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। किसकी वजह से देखने को मिलता है, ये बेसिलाई की वजह से मिलता है। और यदि बात करें हम डिप्थीरिया का पॉजिटिव रीजन पूछें, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये क्या है, डिसीज़ कंडीशन है, एक डिसीज़ कंडीशन है जिसमें हम देखने को मिलता है। और डिप्थीरिया का रिगार्डिंग पूछा जाता है तो चलिए बता देते हैं कि जो डिप्थीरिया होता है ये कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीराई की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीराई एक ये पॉजिटिव एजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है और डिप्थीरिया हो जाता है, ठीक है। पर्सन को क्या हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है, जिसमें स्यूडो मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और यदि साइन एंड सिम्टम्स का बात करूँ मैं, ठीक है, डिप्थीरिया के साइन एंड सिम्टम्स का यदि बात करने जाए तो आपको पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा और बोलने का अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होती है कि बोलने का अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, बोलने का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट याद रखना है, साइन एंड सिम्टम्स आपको याद रखना है, आपकी जो डिप्थीरिया है उसका और जो आपके मीजल्स का साइन एंड सिम्टम्स है वो थोड़ा आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको चीज़ों को आप याद रख सकते हो, ठीक है। डिप्थीरिया में अदर साइन एंड सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सोर थ्रोट जैसे बता दिया। और क्या क्या हो सकता है, आपको कफिंग वगैरह, तो जैसे सारे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ कंडीशन है तो कफ आपको देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगी, हो सकता है मे बी सम सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिले, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी देखने को मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर अबाउट दिस डिप्थीरिया। अपकमिंग डेज में ये एग्ज़ाम के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप इसके लिए देखने को रेडी रहिएगा। और इस डिप्थीरिया के रिगार्डिंग मैंने आई थिंक सारी चीज़ें आपको बता दी थी जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको लिए मेन रोल देख सकता है, ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज़ें देखने को मिलेगी इसमें टॉन्सिलाइटिस देखने को मिल सकता है, स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, बुल नेक अपीयरेंस है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो कि आपने किसमें देखा होगा, अग्निपथ में देखा होगा, संजय दत्त का जो स्किन देखने को मिलता है, इस प्रकार सा स्किन देखने को। ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑब्वियसली होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्यों होगा, क्योंकि आपका यदि स्यूडो मेम्ब्रेन होगा तो ऑब्वियसली फ्लूइड डिपॉजिट होगा जिससे क्या होगी कि आपके न्यूरोइन हो जाएगा, ठीक है। फीवर चिल्स तो आई थिंक सभी में देखने को मिलता है, ठीक है। फीवर चिल्स आपको सभी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिप्थीरिया के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हमने आज मीजल्स के डिजीज़ के जो भी डाउट्स थे वो आपकी क्लियर कर दिए, देन अभी हमने आपके डिप्थीरिया की रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब डिप्थीरिया है जो कि एक इंक्यूबेशन पीरियड का बात कर लूँ तो 2 से लेकर तो 6 डेज तक आपका इंक्यूबेशन पीरियड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 2 to 6 डेज आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कितना बोल सकते हो, 2 to 6 डेज हम इनको इन्फेक्शन पीरियड हम इसका बोल सकते हैं। और कन्फर्मेटरी टेस्ट का यदि बात करूँ, ठीक है, कन्फर्मेटरी यदि टेस्ट का बात करूँ तो इसके लिए हम सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं स्टूडेंट, सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द डिप्थीरिया, ठीक है। तो डेट टाइम आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि आपको डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इससे बाहर डिप्थीरिया के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, यदि आए तो देन फिर हमसे बात कर लेना कि यदि आपको डिप्थीरिया के रिगार्डिंग इससे अलग कोई भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाए, ठीक है। मीजल्स पढ़ा है, मीजल्स में जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग यदि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो देन फिर हमसे बात करिएगा। तो डिप्थीरिया के रिगार्डिंग जो मैंने चीज़ें पढ़ाई उसके रिगार्डिंग यदि उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा तो फिर हमसे बात करिएगा, ठीक है। बट हाँ, कॉमन बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन का बात करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू IMNCI, ठीक है, क्या है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो ना स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन एक बार में यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, IMNCI इज अ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपको इसको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द थिंग, ठीक है, इन द चाइल्ड, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू IMNCI इन द चाइल्ड एज 2 months up to 5 years, if the child is unable to drink and having the convulsion or severe malnutrition, the child classified as, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू IMNCI, तो इससे पहले आपको आंसर देने से पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द IMNCI, ठीक है। तो IMNCI का फुल फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लिख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड, ठीक है, क्या है इंटीग्रेटेड, ठीक है, क्या लिखना है, इंटीग्रेटेड
मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्ड, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्ड, ठीक है, क्या रहने वाला है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट चाइल्ड, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम बच्चों को फ्री सर्विस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, रेफरल सिस्टम भी रहता है, और जो बच्चे यदि ज़्यादा सीरियस होता है तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं, अदरवाइज़ हम उसको रेफ़र नहीं करते, ठीक है। तो IMNCI का पर्पस ये है, ये ज़्यादा कुछ पर्पस नहीं है, इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है कि अनेबल टू ड्रिंक, मतलब वो पानी नहीं पी रहा है, कन्वल्सन है, सीवियर मालनरिश है, ठीक है। तो आई थिंक जो बच्चा है वेरी सीवियर डिजीज़ कंडीशन में, मान के चलिए कि यदि आपके पास 2 से 3 साल का बच्चा है, वो पानी नहीं पी रहा है और मालनरिश्ड बच्चा है, तो व्हाट इज़ द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एज अ CHO आप क्या करेंगे, उसको सब क्या करेंगे, रेफ़र कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है डेंजर साइन, ठीक है। तो जो यहाँ पे देख के रखा है ये एक डेंजर साइन है, ठीक है। डेंजर साइन किस में आता है, तो ठीक है, कन्वल्सन इज अ डेंजर साइन, ठीक है, कन्वल्सन है, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस है, सबसे पहले जो डेंजर साइन, ठीक है, IMNCI को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेंगे डेंजर साइन हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 कैटेगरी क्या हो गया कि सबसे पहले देखेंगे हमारे डेंजर साइंस क्या है IMNCI के अकॉर्डिंग, मेन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं और असेस क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यदि पेशेंट को कन्वल्सन है तो बिल्कुल हम उसको क्या करेंगे, ये डेंजर साइन में आएगा और बिल्कुल हम इसका रिस्क ना लेंगे, ठीक है। लेथार्जी हो रहा है पर्सन को, और क्या है, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, अनकॉन्शियस है तो भी बिल्कुल है। इनएबिलिटी टू ड्रिंक है, मतलब पानी नहीं पी रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी हम इसको डेंजर साइन बोलेंगे। यदि वॉमिटिंग हो रहा है तो भी हम इसको क्या करेंगे, एक डेंजर साइन है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, देखिए आने वाले समय में क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है कि जो मेन है साइंटिफिक है, आपको यदि पर्सन है, ठीक है, यदि आप पर्सन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा, आपको कब देखने को मिलेगा, और डायरिया, फीवर देखने को मिलेगी, ठीक है। डायरिया भी होगा, फीवर भी होगा, और सिंपल सी बात है यदि पर्सन को, जो चाइल्ड है उसको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, असेस क्या करना है आप सभी लोगों के लिए, सबसे पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको चेक करना है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करना है, ठीक है। और फीडिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है बच्चा, तो उस प्रकार से आप उसका क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें हो गया आपके डेंजर साइन हो गया, मेन साइन एंड सिम्टम्स हो गया। मेन साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या आ सकता है आपका, कफ आएगा, डायरिया आएगा, फीवर आएगा, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम्स बच्चे को प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, डेंजर साइन हो गया हमारे IMNCI के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग आगे क्या चीज़ें है, तो आगे चीज़ें है कि आपको अब इस पर क्या करना है, रेफ़र करना रहता है, ठीक है। आपको 3 चीज़ें होती है, कलर कोडिंग होता है जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है, ठीक है। ये रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। क्या होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, रेड होता है, येलो होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जो किस में देखने को मिलेगा, यदि पेशेंट का डायग्नोसिस वगैरह नहीं है और पेशेंट को ज़्यादा डेंजर साइन हो रहा है हम उसको रेफ़र कर देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द OPD, ठीक है, रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, रेफ़र करने के बाद रेड में क्या होगा कि बिल्कुल डेंजर साइन है तो हम इसको क्या करेंगे, रेड को क्या कर देंगे, रेफ़र कर देंगे, ठीक है। अगर स्कोर वगैरह कम है तो भी इसको हम क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, या जो जितने भी डेंजर साइन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और देन बात करेंगे हम येलो का। येलो में क्या है कि हम OPD बेस पर उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे डायरिया वगैरह है और फीवर वगैरह है तो हम उसको क्या OPD में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, पोटेंशियल फीडिंग वगैरह है, ये हम ग्रीन में लेके आते हैं। फिर ग्रीन में क्या कर सकते हैं, हम होम बेस्ड केयर दे सकते हैं, ठीक है। रेड का मतलब होता है आपको रेफर करना है, येलो का मतलब है OPD वगैरह केयर आपको दे सकते हैं सब सेंटर पे, जो कि रहता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे देखने को मिल सकता है। ग्रीन में क्या कर सकते हैं, आपकी होम बेस्ड केयर बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। और जो आपका येलो वाला है उसमें फॉलोअप के लिए आप पेशेंट को बोल सकते हो, और ग्रीन में भी आपको फॉलोअप के लिए बोलना है, ठीक है। और जो रेफर है उसमें आपको क्लोज मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो आने वाले जो भी आपको CHO का एग्ज़ाम होगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कन्वर्जन है हमारा और सीवियर मालनरिश्ड है वो वेरी किस पे देखने को मिलता है, वेरी सीवियर डिसीज़, ठीक है। ये एक वेरी सीवियर डिसीज़ है, ठीक है। यदि पर्सन क्या है कि कन्वर्सन है, सीवियर मालनरिश्ड है, तो इसे रेफर इसको कभी कभी अभी कलर कोडिंग भी पूछा जाएगा तो इसको हम कलर कोडिंग में रेड में रखेंगे, ठीक है। निमोनिया है बिल्कुल नहीं, नो निमोनिया है, स्टेटस इपिलेक्टिस है नहीं, वेरी सीवियर कंडीशन में ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। 50 नंबर के क्वेश्चन का बात करेंगे। हाइपरट्रोफाइड sebaceous gland found in the surrounding of the nipples during pregnancy are named as, ठीक है। तो सभी को पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही है कि जो कि आपके हाइपरट्रोफाइड, ठीक है, sebaceous gland होता है, ठीक है। आपके निप्पल के अराउंड में जो sebaceous gland आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सराउंडेड द निप्पल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। इसको क्या सेकेंडरी एरियोला बोलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। डेसिडस बोलेंगे क्या, नहीं। डेसिडस किसको बोलते हैं, आपकी यूट्रस की लेयर को बोलते हैं, ठीक है। गुडेल साइन क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉरी सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस को बोलते हैं, गुडेल साइन बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स है, ठीक है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, ठीक है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, मोंटगोमरी ग्लैंड्स दोनों ही सिमिलर होते हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। गोडेल साइन हो गया है आपका क्लियर, सेकेंडरी एल्यूरा नहीं होता है, मोंटगोमरी ग्लैंड होता है सेकेंडरी एल्यूरा जो देखने को मिलता है, ठीक है, इसके नियर में देखने को मिलता है, ठीक है। जो ग्लैंड सेबेसियस हाइपरट्रोफिक ग्लैंड होता है वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए 51 नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। आई थिंक मैंने जो क्लास आई थिंक 35 मिनट्स क्लास आप सभी लोगों के साथ डील करवा दिया गया है। और देखो क्वेश्चन भले ही बहुत कम करवाए होंगे बट आपको एडिशनल पैरामीटर के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जिससे आने वाले समय में आपको इन चीज़ों से बेहतरीन लाभ मिलने वाला है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ ड्यू टू द मीजल्स, ठीक है। तो निमोनिया, जैसे मैंने बताया था मोस्ट फेटल जो कंडीशन होती है निमोनिया में, जिससे हम क्या हो सकता है, निमोनिया जिससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, जिससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। जिसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, जो मीजल्स बताया था, जिसमें मैंने बताया था एक SSP करके होता है, सब एक्यूट पेन्स एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, और निमोनिया देखने को मिलता है जो कि मोस्ट सीरियस देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली मैंने बताया था आपको, क्योंकि मैंने बताया था, तो मीजल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो निमोनिया होता है ये एक इन्फेक्शन होता है हमारे बैक्टीरिया वगैरह फंगाई वगैरह का, कहाँ पे होता है, हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। जिसमें क्या देखने को मिलती है आपकी बोन स्वेल वगैरह को कर देता है, इन्फ्लामेशन कोज कर देता है, और फ्लूइड हो सकता है, पस हो सकता है, कलेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है काफ़ी ब्रीथिंग डिफिकल्टी आपको देखने को मिलती है। तो ये वेरी सीवियर कंडीशन है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को आज की क्लासेस समझ में आया होगा, तो बिल्कुल क्लासेस का रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस कैसा लगा है। आगे भी मैं इस प्रकार से क्लासेस कंटिन्यू करवा दूंगा, यदि आप लोगों के अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स रहे तो डेली क्लासेस करवा देंगे आप सभी लोगों के लिए। जैसा MP NHM में आप लोगों के लिए स्टाफ के लिए क्वेश्चन पेपर क्लासेस कंडक्ट करवाए थे और जिससे आपको हेल्प मिला था, वैसे CHO के लिए भी अपकमिंग डेज में हम क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो क्लासेस का रिव्यू जरूर बताइएगा, और किसी भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल फॉर्म के रिगार्डिंग भी लाइटली चीज़ें नहीं लेना है। यदि आप फॉर्म ही अच्छे से नहीं फिल करोगे तो आप भले आपको पढ़ाई कर लो, यदि आपका फॉर्म ही फिल नहीं होगा तो आप बिल्कुल बहुत डिमोरल हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना है। किसी को कुछ भी आता है ना डाउट्स फॉर्म के रिगार्डिंग, तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज 24 आवर्स आप सभी लोगों के लिए हाजिर है। बिल्कुल पूछिए, ओनली बस एक कॉल की दूरी पर है। अच्छे से फॉर्म को फिलअप करवाइए, करेक्शन करवाना है करेक्शन करवाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। और क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को क्या है कि क्लासेस मिल पाए। बहुत सारी क्लासेस ऐसी चलती है कि जो कि आपको नहीं आएगी समझ में। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का क्लासेस आप सभी लोगों के लिए ऑलवेज बेनिफिट रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ। मैं बताता हूँ कि हाँ नहीं इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा।
हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।